सह्याद्रियों में इंट्रोड्यूस की गई बाघिन चंदा 40 किलोमीटर की एक टेरिटरी मार्किंग यात्रा पर निकली है। 2 दिन में हम उसे लगभग 25 किलोमीटर तक ट्रैक और फॉलो कर पाए हैं और इस 5वें एपिसोड में हमें उम्मीद है कि वह फिर से नीचे वाले रास्ते पर दिखाई देगी और हम उस रास्ते के भी अंत तक चंदा को फॉलो कर पाएंगे। जब हम सह्याद्री के गहरे जंगलों के भीतर में हैं, तभी महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित पेंच से एक महत्वपूर्ण खबर आती है। विभाग ने सह्याद्री में ट्रांसलोकेशन के लिए तीसरी बाघिन हिरकणी की पहचान कर ली है। उम्मीद है कि इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम उसकी कहानी को विस्तार से कवर कर पाएंगे। साथ ही अगले एपिसोड में मान्य फील्ड डायरेक्टर्स से जानेंगे कि इस संरक्षण अभियान में एनजीओज और नई पीढ़ी की क्या भूमिका हो सकती है। मगर अभी हम अपने पक्के इरादों पर डटे रहकर चंदा के संभावित अगले पड़ाव की ओर बढ़ते जाते हैं। हमें यह भी अंदाजा है कि नरबाग सेनापति चंदा के साथ है और इस एपिसोड में शायद चंदा के इस रूट पर हमें सेनापति की मौजूदगी के कुछ संकेत भी देखने को मिले। इन बाघों के सेनापति और बाजी जैसे शानदार नाम सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर आया है कि इन बाघों और इस अभियान के नाम कैसे पड़े और टूरिज्म से कंजर्वेशन को क्या लाभ मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सुबेदार, आपने सेनापति, आपने बाजी ऐसा नाम रखा हुआ है, प्लस एक ऑपरेशन तारा भी आपने। यस, मराठा हिस्ट्री आप लेके आ रहे, कुछ एक जज्बात है, नाम भी रखने का थॉट प्रोसेस उसमें गया। बिल्कुल। इसमें पहले तो मैं बताऊंगा कि ऑपरेशन तारा का नाम ऑपरेशन तारा क्यों रखा गया। तारा का नाम रखने में उसके 2 रीजन है। पहला रीजन है कि हम ला रहे TATR, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तो उसको जोड़ मिल जुला के बनता है तारा। तो तारा इज इंडिकेटिंग द एरिया जहाँ से हम बाघिन को ला रहे हैं, ताडोबा से। दूसरा चीज़ देखो कि मराठा एम्पायर में जैसे आपने महसूस किया कि मराठा एम्पायर हैज़ ग्रोन एंड स्टार्टेड इन द सह्याद्री लैंडस्केप। जो सह्याद्री का एरिया है उसी में शिवाजी महाराज और सब मराठा वॉरियर्स ने पूरा युद्ध करके अपना जज्बात आगे रखा है। उसी जज्बात से महारानी ताराबाई हो गई, वॉज द क्वीन ऑफ मराठा एम्पायर, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में पली बड़ी और कोल्हापुर संस्थान का उसने लीड लेके पूरा एम्पायर एक्सटेंड किया। तो वी बिलीव कि जो बाघिन हम ला रहे वो भी उनका टेरिटरी ऐसे ही एक्सपांड करे और लाइक क्वीन ताराबाई वो भी अपना अधिराज्य, जिसको कहते कि साम्राज्य, पूरे सह्याद्री पे करे। इस हिसाब से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन तारा दिया गया। जो एग्जिस्टिंग हमारे 3 मेल है उनका नाम जो लोगों ने दिया है उसको कहेंगे कि हिस्ट्री का लीनिएज है। जो सबसे पहला जो हमारा प्रोमिनेंट मेल है उसका टेरिटरी हम जहाँ बैठे यहाँ से कोयना तक है, तो मान के चलो कि 200-300 स्क्वायर किलोमीटर पे वो घूमता है। इतना बड़ा जिसका साम्राज्य है उसको सेनापति नाम देना बहुत गर्व की बात है। दूसरा जो हमारा T2 मेल है वो बहुत बार T1 के एरिया में आ गया, लेकिन बिकॉज T1 इज प्रोमिनेंट तो उसको थोड़ा सा अम्बावरे नीचे के टेरिटरी में उसको सीमित रहना पड़ा। जो सुबह होल्ड कर रहा है कि पर्टिकुलर लैंडफॉर्म और लैंडस्केप जो होल्ड कर रहा है वो ही सूबेदार। तीसरा जो मेल है वो मेल स्टार्ट किया है राधानगरी से, डिस्पर्सन। राधानगरी से वो नीचे कोकण उतरा और कोकण से ऊपर खिंड बोलते हैं मराठी में, नैरो पैसेज टू गो अप हिल। तो हमारे पास बाजी प्रभु देशपांडे थे। बाजी नाम का पदवी मराठा एम्पायर में था कि दोज हु फाउट बैटल सिंगल हैंडेडली विद द लेस फोर्स विद द बिग मुगल आर्मी। तो बाजी स्टार्ट किया जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, राधानगरी से, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग करते हुए फिर सातारा में जाके सेटल हो गया। तो ही नोज द वेज टू वेंचर इन द जंगल।
तो उसे लोगों ने बाजी करके नाम दिया। तो पावनखिंड उनको पता था कि उसको कैसे नैरो पाथ से पूरा टेक ओवर करना है, हाँ जी, कवर करना ऑल है। द नेम्स इन सह्याद्री आर एसोसिएट विद द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मराठा एम्पायर। सो यू थिंक देयर इज एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल कनेक्शन हो सकता है लोगों के साथ? समझो यहाँ से टाइगर बाहर वेंचर करता है कोई वजह से, या रोड पे दिखता है या विलेजेस में, आपको लगता है एक प्रोटेक्शन देने के हिसाब से उनको लगेगा ऐसा नाम? बिल्कुल लगेगा। अभी देखो, हम साइंटिफिक रिकॉर्ड में STR1 STR2 ही कहते हैं, लेकिन मैं अगर किसी कॉमनर को बोलूँगा STR3 तो वो नहीं समझ पाएंगे। डेफिनेटली टाइगर रिजर्व इज यूजिंग द साइंटिफिक वे ऑफ नॉमिनिक्लेचर, और वही नाम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो लोग महसूस कर सकते, फील कर सकते, वो नाम जो टूरिस्ट लोगों ने, गाइड लोगों ने दिए, उस कारण कॉमनर्स, विलेजर्स, ट्राइबल पीपल्स, वो लोग एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिए। नॉट ओनली देम, मीडिया भी एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो एंशिएंट मराठा एम्पायर के नाम देने से लोगों का एसोसिएशन डेफिनेटली बढ़ चुका। उनके तरफ से एक प्रोटेक्शन या उनके तरफ से एक स्टेक है उनको जंगल में अभी, कि भाई हमारी चीज है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको लग रहा है उससे एक कनेक्शन बनता है कि भाई साइंटिफिक नेम भी है, मगर ह्यूमनाइज अगर करेंगे तो उसमें कम से कम ये चीज काम आएगा कि सबको जोड़ने के लिए। डेफिनेटली काम आएगा। स्थानीय लोगों के सहयोग की एक और बड़ी वजह यह है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व में शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है। भले ही यह टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए लाभदायक हो, लेकिन इन हिरण, जंगली सुअर और गौर से फसलों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए संरक्षण के लिए वन विभाग को आसपास के ग्रामीणों का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए कि पूरा सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप से बाघों को इधर ला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो जंगल है, वो जंगल में जो बाघों का संख्या है उसको बढ़ाना है। पहली चीज़ है कि यहाँ के जो शाकाहारी प्राणी हैं वो बाहर जाके लोगों के खेतों में भी नुकसान करते हैं। तो नुकसान कब कम होगा? जब उनका संख्या कम होगा। हमारे पास तो पहले की पर्याप्त संख्या नहीं था, अब हमारा संख्या बढ़ रहा है। उसको अगर कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए अपेक्स प्रीडेटर चाहिए। अपेक्स प्रीडेटर कौन है? बाघ है। लेपर्ड तो पूरा किल नहीं कर सकता, एक सर्टन हाइट तक, सर्टन एज तक है वो किल करेगा शाकाहारी प्राणी को, लेकिन बाघों का तो रेंज बहुत बड़ा है। और जो पूरा सातारा, सांगली, कोल्हापुर का लैंडस्केप है, इस लैंडस्केप पे क्रॉप प्रिडेशन या जो खेतों का जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है बाइसन से। इसका मतलब क्या है कि गौर का संख्या कम होना चाहिए। उसके लिए बाघों का पर्याप्त संख्या में रहना बहुत ज़रूरत है। इसलिए बाघों का संख्या बढ़ेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा, और किसानों को फ़ायदा होगा, एक तो उनका जो धान है वो सुरक्षित रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है, जैसे बाघों का संख्या बढ़ेगा तो टूरिस्ट लोग आएंगे। टूरिस्ट लोग आएंगे तो छोटे छोटे जो दुकानदार लोग हैं उनका सेल बढ़ेगा। गाइड लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा रोजी रोटी का सवाल है जो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या है कि जिप्सी लगेगा, रिजॉर्ट लगेगा, होम स्टे रहेगा, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। मात्र 2 बाघिनों के आने से ज़मीन के रेट डबल हो गए। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उनका डेफिनेटली अर्थार्जन बढ़ेगा, उनका मॉनेटरी टीम्स में बढ़ावा होगा, और इकोलॉजी का भी फ़ायदा है। इसीलिए बाघों का आना मतलब क्या है कि जंगल का संपूर्ण बनना, ये स्वाभाविक है। जंगल संपूर्ण तरह से बनेगा तब टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल एरिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, एरिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो फाउंडेशन का फीस से फाउंडेशन का किटी बढ़ेगा, फाउंडेशन का किटी बढ़ेगा तो कंजर्वेशन इन अ वे बढ़ेगा। एनीथिंग, मेरा एक कहना है कि कंजर्वेशन विदाउट मनी इज़ अ कॉन्वर्सेशन, एंड आई डोंट वांट कॉन्वर्सेशन, आई वांट द कंजर्वेशन। उसी के लिए टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ना चाहिए। इस बीच सह्याद्री में इंट्रोड्यूस की गई बाघिन चंदा पर्यटकों और ग्रामीणों को कभी-कभी दिख जाती है। अब उसने सह्याद्रियों के कुछ गहरे जंगलों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है।
जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम चंदा को ट्रैक कर रहे थे और अब वह इस पहाड़ी को उतरते हुए और गहराई में जा रही है। इस शाम हम उसे एक बार फिर देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वापस मुड़कर उसी रास्ते से पहाड़ी उतरनी होगी। रास्ते में हमारे लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है, जिसका हमें अब तक कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था। वह अचानक मिल जाता है। नर बाघ के पंजों के निशान। मगर वहां लगे कैमरा ट्रैप ने क्या कैद किया है? सेनापति यहां से कुछ देर पहले ही गुजरा है। कौन सा टाइगर है? सेनापति। जो हमारा अनुमान था वह सही निकला। 2 दिन से सेनापति चंदा के आसपास ही घूम रहा है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि चंदा अगले बिंदु पर निकल सकती है। हम वहां के कैंप पर पहुंचते हैं, जो एक रिलोकेटेड गांव में स्थित है और जहां गांव की कुलदेवी जंगल की रक्षा करती है। आज के आधुनिक समय में भी भारतीय परंपराएं प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान से जुड़ी है, जहां प्रकृति देवी देवताओं के रूप में प्रकट होती है। यही भी कारण है कि भले ही दुनिया की लगभग 18% मानव आबादी भारत में रहती है, पृथ्वी के केवल लगभग 2.5% क्षेत्र में फिर भी यहाँ भारी मानव दबाव के बावजूद वन्य जीव अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। हम देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। ओदा होता ना पहले, तब उनका मंदिर है, वो गोडावली देवी नाम है उसका, देवी का नाम है गोडावली। कैंप में चाय पीते हुए हमें अचानक बाइसन के अलार्म कॉल सुनाई देते हैं और उसके बाद बाघ की जवाबी दहाड़ गूंजती है। क्या यह चंदा हो सकती है? क्योंकि आधे घंटे पहले ही उसे हम छोड़कर आए थे। मगर यह दहाड़ किसी नर बाघ की लगती है और चंदा तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर दूसरी दिशा में निकल सकती है। यह सेनापति ही हो सकता है जिसका सामना पठार के नीचे चर रहे गौर से हुआ होगा। मगर हमें दूसरी दिशा में बढ़ना होगा जहां से चंदा निकल सकती है, ताकि हम उसे पार करते हुए देखने से चूक न जाएं, क्योंकि इसके बाद वह गहरे जंगल में जा सकती है। सिग्नल बताते हैं कि वह एक बार फिर रुक गई है। हम उसे फिर से देखते हैं। इस बार वह सड़क के किनारे एक खुले घास के मैदान में है। क्या वह यहां कुछ देर आराम करने और खुद को संवारने के लिए रुकी है? वह यहीं रात बिताने के लिए रुकती हुई लग रही है, क्योंकि वह उसी जगह बार बार अपनी स्थिति बदलती है जब तक उसे पूरी तरह आरामदायक जगह नहीं मिल जाती। जब बाघिन पूरी तरह आराम में होती है तो अपने शरीर को संवार कर जमीन पर लौटती है, जिससे वह अपनी गंध छोड़ सकती है और ये उसके प्रजनन काल के संकेत भी हो सकते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हम कैंप की ओर लौटते हैं, क्योंकि अब उस खास पक्षी के बाहर आने का समय हो गया है। सबसे पहले हमें चींटियों से ढका हुआ चूहा को चोंच में पकड़े हुए एक स्पॉटेड आउलेट दिखता है। यह दृश्य उतना ही खास है जितना वह उल्लू जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हम कैंप पहुंचते हैं, हमें वही अद्भुत उल्लू यहीं दिखाई देता है। यह पैलिड स्कॉप्स आउल है, मध्य एशिया से आने वाला एक दुर्लभ प्रवासी जो सर्दियों में अपनी सीमा से दक्षिण की ओर आकर सह्याद्री के इन सूखे खुले पठारों को भी अपना घर बनाता है, जिसे देखने कई बर्ड लवर्स यहाँ आते हैं। ये उल्लू भी किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर शिकार के मौके का इंतजार करते हैं
और फिर झटपट नीचे ऊपर गोता लगाकर शिकार पकड़ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ये पठार कई तरह के छोटे जीवों से भरे हुए हैं जो इन उल्लुओं के लिए बेहतरीन शिकार साबित होते हैं। इन पक्षियों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और उनकी नज़र बहुत अच्छी होती है, जिससे वे तारों की हल्की रोशनी में भी अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। एक बिच्छू ने एक चींटी का शिकार करते हुए उसका पेट दबा दिया है, लेकिन वही बिच्छू खुद एक उल्लू का शिकार बन सकता है। रात में उल्लू अपने शिकार को काले सफेद जैसे रंगों में देखते हैं, जिससे वे जरा सी भी हलचल को आसानी से पहचान पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ड्रोन गति और दूरी का पता लगाने के लिए इन्वर्टेड मोनोक्रोम इमेजिंग का उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें उसी अंधेरे में उन्हीं बिच्छुओं को ढूंढने और देखने के लिए खास साधनों जैसे यूवी लाइट का सहारा लेना पड़ता है। रात का जीवन अपना चक्र पूरा करता है और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, सूरज एक बार फिर क्षितिज पर उगने के लिए तैयार हो जाता है। सूरज के उदय से पहले आने वाली रोशनी भी पहाड़ों पर छाई घनी धुंध को चीरने के लिए संघर्ष करती है। सर्वेलेंस टीम को पता चलता है कि चंदा ने पूरी रात उसी जगह पर आराम किया है जो एक बार फिर रास्ते से लगा एक खुला घास का मैदान है। आमतौर पर जब बाघ बार बार मुंह फाड़ता है और अंगड़ाई लेता है तो वह उठकर आगे बढ़ने ही वाला होता है। आज सुबह चंदा अपनी पिछली कुछ दिनों की लंबी यात्रा की आखिरी कड़ी किस रास्ते से पूरी करेगी? चंदा डैम यानी बांध की दिशा में जा रही है। सह्याद्री की ठंडी सुबहों में यह तीसरी सुबह है जहां चंदा ओस से भरे जंगल में लगातार अपनी टेरिटरी मार्क कर रही हैं। वह सचमुच एक मिशन पर है। सह्याद्री के एक क्षेत्र में अपना नया इलाका स्थापित करते हुए उसकी इस ऐतिहासिक यात्रा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है और उसके हर कदम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वह अपने इलाके के हर कोने को समझ रही है और वहां की जमीन और उपलब्ध संसाधनों को अच्छी तरह जान रही है। आगे चलकर यही उसके काम आएगा, क्योंकि जैसा हमने पहले चर्चा किया, बाघिनों को अपने शावकों को जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित जगह चुननी होती है और बाद में उन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाना भी पड़ता है। उसे हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके नए ठिकाने में किसी दूसरे बाघ की मौजूदगी न हो, सिवाय उस नर बाघ के जिसकी गंध उसे अभी मिल रही है। पिछले दिनों की तरह वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। अब हमें यकीन है कि यहां भी सेनापति पूरी रात उसके आसपास ही रहा होगा। मिलन के दौरान बाघ लगभग 4-5 दिन साथ रहते हैं, मगर यह वाकई आश्चर्य की बात है कि मिलन के बाद भी ये दोनों बाघ अब तक करीब 30 किलोमीटर साथ चल चुके हैं और इस चक्र को पूरा करने के लिए अभी लगभग 10 किलोमीटर और बाकी है, यानी कुल मिलाकर करीब 40 किलोमीटर की यह यात्रा। टेरिटरी मार्किंग करते हुए किसी भी जोड़ी का इस तरह साथ साथ इतना लंबा सफर तय करना सचमुच ताज्जुब की बात है। अब चंदा के इस मुड़े हुए होंठ और बाहर दिखाई देने वाले दांतों वाले व्यवहार को अंग्रेजी में फ्लेमन रिस्पॉन्स कहते हैं, जिससे वह दिलचस्प गंधों की जांच कर सकती है। आगे कहीं यह सड़क खत्म हो जाएगी और चंदा जंगल के भीतर से एक तीखी ढलान लेकर नीचे झील की ओर उतरेगी। वह सच में नई सीमाएं तय कर रही है और हमें खुशी है कि हम इस युवा रानी को
जिसे हमने ताडोबा में जन्म से देखा है, अब सह्याद्री में अपना घर बसाते हुए देख पा रहे हैं। ऐसे पल मानो तय ही होते हैं और उसके नए घर में उसकी दिनचर्या को देख पाना दिल को एक दिलासा देता है और चिराग जला देता है। उसने टीम को सहजता से अपने साथ चलने दिया है। सड़क खत्म होने वाली है और गाड़ी सड़क के एक किनारे लग जाती है। यहां से चंदा घने ढलानों से नीचे उतरेगी और घने जंगलों से गुजरकर वह बांध तक पहुंचेगी। वह हमें देखती है मानो पूछ रही हो कि हम रुक क्यों गए। गाड़ी घुमाने के लिए हम एक बन रहे जलाशय की ओर बढ़ते हैं और तभी चंदा भी अपनी दिशा को बदलने का निर्णय लेती है। वह अब अपने उतरने वाले रास्ते से हट जाती है और मुड़कर हमारे पीछे पीछे चलने लगती है, बाघों के व्यवहार का एक और पहलू दिखाते हुए। वह मानो यह जानने के लिए उत्सुक हो कि गाड़ी आखिर जा कहां रही है। वह जलाशय के चारों ओर चक्कर लगाती है, सतर्क, सोच समझकर। क्या सामने एक गहरी खाई है जहां से चंदा को उतरने के लिए ढलान बहुत ही खड़ी होगी? मैप भी यही बताता है। वह वापस मुड़कर गाड़ी की ओर बढ़ती है। इस जगह की जांच करते हुए वह चारों ओर देखती है, फिर हमारी दिशा में नजर डालती है, मानो हमने बांध तक उतरने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज लिया हो। वह इस जगह पर स्प्रे मार्किंग करती है और जलाशय के चारों ओर एक और सोच समझकर चक्कर लगाती है। किनारे के उस तरफ बैठकर वह मानो सोचती है कि यहां से उतरना मुश्किल है। हम हमेशा अपना वैज्ञानिक संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन इंसानी ख्याल भी मन में आ जाते हैं कि शायद अगर हम सड़क की ओर वापस मुड़े तो वह हमारे पीछे पीछे आए और सड़क के आगे उस पुरानी पगडंडी से ही नीचे उतरे जहां सड़क जंगल में खो जाती है। हम गाड़ी मोड़ते हैं और चंदा साथ साथ चल पड़ती है और पहले की जगह से ही वह उतरने लगती है। वह एक बार फिर हमारी ओर देखती है और फिर अपने इस लंबे सफर की अंतिम कड़ी पूरी करने के लिए झील की ओर उतर जाती है। वह पल ठहर सा जाता है। हम चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने ही विचारों में खोए हुए, जबकि हमारे चारों ओर जंगल और भी जागने लगता है। सह्याद्री के पक्षियों का सुबह का संगीत हर ओर गूंज रहा है और जैसे ही सूरज उन रास्तों को रोशन करना शुरू करता है जिनसे हम अभी अभी गुजरे हैं, एक एहसास मन में उतरता है। ये सिर्फ जंगल के रास्ते नहीं थे, बल्कि वे सबसे अद्भुत पथ थे जिनसे होकर आज सुबह चंदा हमें ले गई। जिस दिशा में वह गई है, हम अनुमान लगाते हैं कि यह लगभग 40 किलोमीटर की एक विशाल पद यात्रा होगी जिसे वह पूरा करेगी, और इस बात की भी अच्छी संभावना है कि सेनापति आगे तक भी उसके साथ चले। पिछले 12 सालों में कई बाघों पर की गई अपनी रिसर्च और फिल्मिंग में मैंने देखा है कि एक बाघिन आमतौर पर लगभग 15 से 25 वर्ग किलोमीटर में अपनी टेरिटरी बनाती है, लेकिन सह्याद्रियों में चंदा लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर कर रही है। पिछले कुछ दिनों में जब हम उसके साथ थे, उसने लगभग 84 वर्ग किलोमीटर का विस्तार तय किया और बाढ़े वाले क्षेत्र की ओर लौटने के बाद वह अपने दूसरे क्षेत्र में लगभग 15 वर्ग किलोमीटर का एक और चक्कर लगाएगी। लेकिन मैंने पहले भी देखा है कि बाघिनें इतने बड़े इलाके बना सकती हैं, खासकर तब जब क्षेत्र बहुत पहाड़ी हो या शिकार की उपलब्धता कम हो।
या किसी उपयुक्त क्षेत्र में बाघों को हाल ही में बसाया गया हो और दूसरे बाघों का दबाव कम हो। शुरुआती दिनों में पन्ना की पहली फाउंडर बाघिन T1 ने पन्ना टाइगर रिजर्व में ऐसी ही विशाल इलाका बनाया था। बाद में उसकी बेटियों के बड़े होने के साथ यह इलाका धीरे धीरे उनके बीच बंट गया। अब एक बार फिर सह्याद्री में ऐसी ही एक फाउंडर बाघिन चंदा के साथ इतना वक्त बिताना हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। हम चंदा के इलाके को समझना चाहते थे और अब वन विभाग के साथ उसकी अधिकांश गश्त और उसके इलाके को करीब से जानने का अवसर मिला। चंदा और तारा दोनों बाघिनों के बसने के साथ ही विभाग अब ऑपरेशन तारा के अगले बड़े चरण की ओर बढ़ रहा है। इस बार पेंच टाइगर रिजर्व से तीसरी बाघिन के ट्रांसलोकेशन की तैयारी के साथ। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा टाइगर रिजर्व्स में से एक है। इसकी एक खास पहचान यह है कि यह 2 राज्यों महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। वर्षों से पेंच दोनों राज्यों में कई प्रसिद्ध और चर्चित बाघों का घर रहा है। जैसे जैसे नावों का कॉन्वॉय धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ता है, दृश्य बेहद अनोखा लगता है, मानो जुरासिक पार्क या अवतार फिल्म का कोई दृश्य हो। एक तरफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मिशन और दूसरी तरफ कोई स्पाई थ्रिलर जैसा रोमांच। उम्मीद है कि हमारे 5 एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। इस एपिसोड की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गईं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। बाघों, वन्य जीवों और संरक्षण से जुड़े अपने सवाल, विचार और अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ ही भविष्य में आप हमसे किन विषयों पर फिल्में और कहानियां देखना चाहेंगे, यह भी हमें बताइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।